पाली वर्णमाला के उच्चारण स्थान को देखते हैं। तो स्वर हमने देखे थे अ आ ई उ ऊ ए ओ। इसी तरह से व्यंजन देखे थे हमने क ख ग घ ङ। ये कंठ से कहे उच्चारित किए जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरह से च छ ज झ ञ ये तालव्य कहलाते, तालु से उच्चारित होने वाले। इसी तरह से ट ठ ड ढ ण ये मूर्धन्य कहलाते हैं। और त थ द ध न ये दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। और प फ ब भ म ये ओष्ठ्य, ओठों से उच्चारण किए जाने वाले। इसी तरह से य र ल व और श ह ड़ अंग, इनके बारे में हम अग्रिम इस स्लाइड में हम देखेंगे। कंठ से उच्चारित है कंठजा कौन कौन से, तो क वर्ग पूरा और अ आ ह ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। इसी तरह से तालु या तालुजा, आपको एक बात यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, जैसे कंठ शब्द लिखा है उसके आगे कंठजा, जहां भी हम देखेंगे कि ज शब्द लग जाता है, किसी शब्द के पीछे यदि ज प्रत्यय लग जाता है तो उसका अर्थ होता है जायते। जायते, जायते का मतलब होता है पैदा होना या वहां से निकलना। ज का अर्थ क्या होता है जायते, जायते या जायती ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण बताते हैं, पंकज शब्द आपने आप जानते हैं पंकज शब्द के विषय में। पंकज, तो पंकज का अर्थ क्या होता है कमल। तो पंकज का, कमल का नाम पंकज क्यों है, क्योंकि ये पंक, पंक से उत्पन्न होता है। पंक का मतलब होता है कीचड़, पंक का अर्थ क्या है कीचड़। तो पंका जायते, पंकस्मा जायते इति पंकजो। उसी तरह से कंठा, कंठस्मा जायते इति कंठजो। तो कंठजो कौन कौन से है, यानी कंठ से उत्पन्न होता है, कंठ से जो उत्पन्न होता है उसको कंठजा ऐसा कहा जाएगा, कंठजो। और बहुत सारे यदि वहां पर वर्ण है तो कंठजा ऐसा कहेंगे। तो क वर्ग जो है ये कंठज है, यानी कंठ से उत्पन्न होता है, कंठ से उच्चारित होता है। तो क वर्ग पूरा और अ आ और ह ये कंठजा हो गया। इसी तरह से च वर्ग और य ये तालुजा है। त वर्ग र और ल ये मूर्धजा है, मूर्धजा कहलाते हैं। इसी तरह से त वर्ग ल और स ये दंतजा है। प वर्ग उ और उ ये ओठजा है, होठ से उच्चारित होते हैं। इसी तरह से अंग न य न न म ये नासिकजा है, नासिका से इसका उच्चारण किया जाता है। इसी तरह से ये कंठ तालु वाले हैं। और ओ कंठ और होठ से, कंठो कंठो कंठ ओठ जो है ये। इसी तरह से दंठोठ जो वह है, दांत और होठ से इसका उच्चारण होता है। यहाँ पर एक आप चित्र भी देख पा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले और इसके माध्यम से, इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से है, और इनको आप याद भी कर लीजिए। अब हम उच्चारण को थोड़ा सा जानते हैं। उच्चारण के विषय में बहुत सारे लोगों के उच्चारण की समस्या होती है, तो उच्चारण हमको समझना है। जैसे नमो शब्द है तो न मो ऐसा हमको बोलना है। इसी तरह से तस्, कुछ लोग तस ऐसा बोलते, तस ऐसा ऐसा नहीं बोलना है, तस् ऐसा बोलिए। तस् यानी जो वर्ण होता है उसका पूरा पूरा हमें उच्चारण करना चाहिए, तस्। इसी तरह से भगवतो में भगवतो ऐसा पूरा बोलना है, भगवतो। भ भी पूरा बोलना है, ग भी और व भी, भगवतो। इसी तरह से अरहतो, फिर है स म सम्मा संबुद्धस्स, संबुद्धस्स। तो इस तरह से नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इस तरह से धीरे धीरे शनैः शनैः आपको उच्चारण करना है, आराम आराम से उच्चारण करना है। कभी भी हमें ये याद रखना है कि पाली भाषा की गाथाओं को या सूक्तों को जब हम उच्चारित करते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं तो जल्दी जल्दी उच्चारण करना नहीं चाहिए।
बहुत ही आराम आराम से उच्चारण करना चाहिए, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे उच्चारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि पाली भाषा ध्यान की भाषा है, मौन की भाषा है, ये निवृत्ति परक मार्ग है। तो इसको बहुत शांति से, बहुत धैर्य से, बहुत आराम से इसका उच्चारण करना चाहिए। जल्दी जल्दी हम जाने का प्रयास भी करेंगे, उच्चारण भी करेंगे, तो उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि हम कहीं पहुंच नहीं सकते हैं। पहुंचेंगे कब? जब हम आराम से, धैर्य से, ठहर कर बोलेंगे, तभी हम पहुंच पाएंगे। हम आचार्य गोयनका जी के उच्चारण को देखते हैं, तो वे जब उच्चारण करते हैं तो कितना आराम से उच्चारण करते हैं, कितना धैर्य से, बहुत ही अच्छी तरह से। तो उनका जो उच्चारण है वो हमें समय समय पर सुनना चाहिए, उससे गाइडलाइन हमें लेना चाहिए। आचार्य एस.एन. गोयनका जी के मंगलाचरणों से जब वो मॉर्निंग चेंटिंग करते हैं तो कितना आराम से बोलते, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, ऐसे आराम से उच्चारण करना चाहिए। और हमने आपको इसके पहले बताया था पिछली कक्षा में कि जब कोई एक वर्ण होता है, जैसे न वर्ण है, न, तो ये न केवल एक व्यंजन ही नहीं है, बल्कि इस न के अंदर एक स्वर भी है। इससे हमको पता चलता है कि अकारांत है, आकारांत है या इकारांत है। ये जो भी अंत अक्षर हमें पता चलता है वो इससे, क्योंकि इसके अंदर एक और भी अक्षर है, छिपा हुआ है। तो हमें न और अ दोनों को एक साथ उच्चारण करना है, तो न बनेगा। तो नमो ऐसा बोलना है, नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो इस तरह से ये उच्चारण करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात है, ये भी ध्यान रखना है कि न यह एक मात्रिक है, यानी ह्रस्व लघु लघु व्यंजन है यहाँ, क्योंकि इसमें लघु स्वर जुड़ा हुआ है और मो में दीर्घ स्वर जुड़ा है, ओर जुड़ा हुआ है म में। तो मो का उच्चारण हम 2 बार करेंगे। जो लघु स्वर है उसका उच्चारण अ, ई और उ, ये तीनों का उच्चारण हम सिंगल बार करेंगे, एक बार। लेकिन जब हम आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, उ बोलते हैं, ए बोलते हैं और ओ बोलते हैं, तो इसका उच्चारण डबल, उसका मतलब डबल बल लगा के हमें उच्चारण करना चाहिए। तो मुंह का उच्चारण इसलिए गुरुजी भी जब बोलते नमो, इस तरह से बोलते तस्स भगवतो, थोड़ा ज्यादा उस पे बल देते, ओ ऐसा करके। और तो आपने ध्यान दिया होगा तो आप समझ सकते हैं। और तो जब वे बोलते तो और तो सम्मान संबोधस्स, इस तरह से उनका उच्चारण होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि उच्चारण किस तरह से करना चाहिए। तो उच्चारण में हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमेशा ये याद रखना है कि बहुत आराम से उच्चारण करना है। पाली का उच्चारण होता है हाथी की चाल की तरह। जैसे हाथी एक एक पैर उठाकर चलता है, एकदम से दौड़ नहीं पा जाता है, वो एक पैर उठेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से वो चलता है आराम आराम से। तो पाली की उच्चारण की गति भी इसी तरह की है। बाकी हमारी जो मराठी भाषा, हिंदी भाषा है और बाकी जितनी भाषाएं हैं, वे हिरण की चाल की तरह उनका उच्चारण होता है, जल्दी जल्दी। लेकिन मराठी पाली भाषा को बहुत ही धैर्य के साथ उच्चारित करने की आवश्यकता है, आराम से उच्चारण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम फिर से कुछ शब्दों को देखते हैं। भवतु सब मंगलम, इसका उच्चारण भी हमें कैसे करना है? भवतु भवतु, ऐसा भवतु ऐसा जल्दी से नहीं बोलना, भवतु सब मंगलम ऐसा बोलना है, एकदम आराम से, बहुत जल्दबाजी कभी भी नहीं करना। भवतु सब मंगलम, यानी हाथी की चाल की तरह इसकी चाल है, ऐसा मानकर हमें आराम आराम से उच्चारण करना चाहिए।